नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर रद्द हुई भर्ती। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2010 में हुई 816 ड्राइंग टीचर की भर्ती को रद्द करने के आदेश दिए हैं। मतलब कुछ लोग और कई साल नौकरी करने के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। इनके लिए जिम्मेवार कौन है? जो लोग भर्ती हुए उनमें से जो लोग योग्य थे, खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। हरियाणा में यह पहला मामला नहीं है, मतलब पहली भर्ती नहीं है जो रद्द हुई हो। इससे पहले भी भर्तियां रद्द हुई हैं, लेकिन रद्द होने के पीछे क्या क्या कमियां रही, कौन कौन लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने गड़बड़ी की, क्या उनको सजा हुई या सिर्फ एक मामले में ही सजा हुई, बाकी में कुछ नहीं हुआ, इस सब पर चर्चा करेंगे। दरअसल यह भर्ती और इससे पहले रद्द हुई भर्ती, एक और भर्ती हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से की गई थी, तो इससे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी संदेह के घेरे में है और उसकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा होता है। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से की गई एक और भर्ती पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। 2010 में हुई 816 ड्राइंग टीचर की भर्ती में अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय 2010 में 816 ड्राइंग टीचरों को भर्ती किया गया था। 2006 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से इस भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। 2010 में जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनमें से कई कैंडिडेट्स ने आरटीआई के माध्यम से भर्ती से संबंधित कुछ जानकारियां जुटाई। उसके बाद उन लोगों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगा दी, जिस पर हाईकोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है और 2010 में हुई इस भर्ती को रद्द करने के आदेश दिए हैं। 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर लगाए थे। आज कोर्ट ने वो सारा बातें सुनते हुए रिकॉर्ड देखकर सिलेक्शन क्वाश कर दिया, कह दिया कि सारी भर्तियां गलत हैं। हरियाणा में भर्ती रद्द होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हरियाणा में कई भर्तियां रद्द हुई हैं। इनमें पीटीआई की भर्ती और उससे पहले जेपीटी की भर्ती। पीटीआई की भर्ती भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से की गई थी। वहीं ड्राइंग टीचरों की रद्द हुई ये भर्ती भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ही की गई थी। तो बार बार भर्ती रद्द होने के चलते हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी सवालों के घेरे में है। चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर, एवं तहलका, हरियाणा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। अनियमितताओं के चलते जो विषय संज्ञान में आए और कोर्ट ने उसका जो फैसला किया है, अब ये विषय कोर्ट ने फैसला दिया है तो इसको लागू किया जाएगा, लेकिन इसका जो जिम्मेवारी है वो निश्चित रूप से उस समय की सरकार जिन्होंने ये किया है उसके ऊपर डाली जाती है। तो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि जिम्मेवारी उस समय जो सरकार थी निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेवारी बनती है यहां पर। तो ये कोई पहली भर्ती नहीं है जो रद्द हुई है। इससे पहले भी कई भर्तियां जो हरियाणा में हुई वो रद्द हुई हैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से। इनमें से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से भी भर्तियां की गई और कुछ डिपार्टमेंट की ओर से भी भर्तियां की गई जो रद्द हुई हैं। लेकिन सवाल वही है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? भर्ती होने के लिए जो आवेदन होते हैं उनमें से कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ भर्ती होते हैं, लेकिन कई साल नौकरी करने के बाद अगर ये इस तरीके का फैसला आता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो इतने साल सरकारी नौकरी करने के बाद अगर उन घर बैठ जाएं। बहुत मुसीबत उनके लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन सजा उन्हीं को मिलती है जो भर्ती होते हैं। लेकिन भर्ती करने वाले या जो जिम्मेवार लोग हैं, क्या उनको भी सजा मिलती है? ये सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान शामिल हैं, रेखा शर्मा जी हैं मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं फोन लाइन पर। मेरे साथ अशोक शेरवाल साहब हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जगबीर मलिक जी हैं जो कि वकील हैं याचिकाकर्ता के इस मामले में। और मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं, कार्यकारी संपादक एवं तहलका, हरियाणा के। सबसे पहले जगबीर मलिक जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। इस पूरे मामले के बारे में आप बताएंगे, ये जो भर्ती रद्द हुई है इसके पीछे क्या ग्राउंड रहा है? आज जजमेंट में क्या कुछ कहा है हाईकोर्ट ने?
हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक ये कहा है कि भाई भर्ती करते हुए कमीशन ने कोई डिसीजन नहीं लिया, अकेले चेयरमैन ने सारे डिसीजन लिए हैं। आर्टिकल 320 के हिसाब से भर्तियां सिर्फ कमीशन कर सकता है। ठीक है। कमीशन का मतलब 8 मेंबर्स प्लस 1 चेयरमैन। अच्छा, अकेले चेयरमैन से कमीशन नहीं बनता। ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में इन्होंने डिसाइड किया कि भाई इंटरव्यू 25 नंबर का होगा, रिटन टेस्ट लेंगे, हम 25 नंबर का इंटरव्यू लेंगे। अच्छा, रिटन टेस्ट को स्क्रैप कर दिया। ठीक है। कहा कि भाई हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मार्क्स। ठीक है। वो शॉर्ट लिस्टिंग करने लगे, लोगों ने फिर एजिटेशन कर दिया। ठीक है। फिर इन्होंने उसको भी स्क्रैप कर दिया। अच्छा, जो कैंडिडेट एप्लीकेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया था सबको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया। ठीक है। कभी कैंडिडेट्स को नहीं बताया गया कि भाई हमारा इंटरव्यू 30 नंबर का होगा। ठीक है। 2010 में जब रिजल्ट आया उस टाइम कैंडिडेट्स ने देखा कि रिजल्ट के नीचे एक नोट दिया हुआ था, द फॉलोइंग क्राइटेरिया वाज अडॉप्टेड फॉर सिलेक्शन। अच्छा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन 60 नंबर, ठीक है। इंटरव्यू 30 नंबर। ठीक है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने कहा कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें अंधेरे में रखा गया और मनमाने ढंग से नंबर दिए, क्योंकि 25 नंबर अगर देते तो काफी कैंडिडेट ऐसे थे जो सिलेक्ट नहीं होते थे। ठीक है। जो इनके चहेते थे। ठीक है। उनको सिलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू के 25 से 30 कर दिया और उनको सिलेक्ट कर लिया। चहेते आपने कहा है, किनके चहेते? गवर्नमेंट के चहेते, अर्लियर गवर्नमेंट के चहेते। अदरवाइज चेयरमैन को क्या पड़ी है? वाई चेयरमैन विल टेक दीज डिसीजंस एट हिज ओन। ठीक है। किसी ना किसी ने के दबाव में उसने वो डिसीजन लिए और इंटरव्यू 25 की बजाय 30 का किया, रिटन टेस्ट को स्क्रैप किया और सिलेक्शन गलत कर ली। मतलब ये सब सिलेक्शन के बाद बताया कि हमने इस तरीके से सिलेक्शन की है, पहले नहीं बताया गया कुछ भी? कभी नहीं बताया गया। अच्छा, क्या क्या दलीलें उनकी ओर से रखी गई हैं? जब ये मामला शुरू हुआ, 2010 में भर्ती हुई, 2010 में मामला शुरू हो गया, उसके बाद मतलब विभाग की ओर से क्या दलील दी गई इसको लेकर? विभाग की ओर से दलील ये दी गई कि भाई 30 नंबर का इंटरव्यू है तो वो सब के लिए है। अच्छा, इस पे किसी एक आदमी को इफेक्ट नहीं करेगा वो 30 नंबर का इंटरव्यू। अच्छा। दूसरी आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट ने ये दी कि भाई इसमें कहीं भी मेलाफाइडी के एलिगेशन नहीं है। अच्छा। कि भाई किस आदमी को लगाने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। अच्छा। पिटिशनर कहते हैं कि भाई हमारे पास मटेरियल, हम कैसे बता सकते हैं कि किस आदमी को लगाने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया? वो तो कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाया, रिकॉर्ड मंगा के देखने के बाद इस निष्कर्ष पे कोर्ट पहुंची कि भाई सिलेक्शन गलत है। ठीक है। अच्छा, कितने आवेदन आए थे, कितने, और जो लोग रह गए उनमें से कितने लोग हाईकोर्ट में गए थे? मतलब कितने याचिकाकर्ता थे? हाई कोर्ट में अबाउट 350 और 400 कैंडिडेट्स गए थे जी। हाईकोर्ट में गए थे। हाँ जी। आवेदन कितने आए थे इस पोस्ट के लिए? अबाउट 15,000। 15,000। Yes। 816 भर्ती हुए। हाँ जी। ठीक है, तो ये है मामला हमारे सामने आ गया है। जगमीर मलिक याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने सब कुछ बता दिया है, क्या क्या क्राइटेरिया रहा, किस बेस पर इस भर्ती को रद्द किया गया है। डॉक्टर दिभान साहब, मैं आपके पास आता हूं, कुछ आंकड़े आप भी लेकर आए हैं। हमारा यहां चर्चा करने का विषय सिर्फ यही भर्ती नहीं है कि इस भर्ती को रद्द हुआ है। हमने फिर कहा कि फिर हुई रद्द भर्ती, मतलब इससे पहले भी कई भर्तियां हरियाणा में रद्द हुई हैं। उनमें जिम्मेवार कौन लोग थे और इस भर्ती में कौन जिम्मेवार है, ये आज हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे। और जो जिम्मेवार पहले रहे, क्या उनको कोई सजा मिली, और इनमें जो जिम्मेवार हैं उनका क्या होगा? डॉक्टर दिभान साहब, आप बताएंगे थोड़ा विस्तार से। ये भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से भर्ती की गई थी। मलिक साहब ने जिस केस की जानकारी दी है, 816 जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स हैं, ठीक है, इसकी केस की सिमिलरिटी बिल्कुल पीटीआई के साथ है। ठीक है। एक साथ एक ही डेट में विज्ञापन जारी हुआ था पीटीआई टीचर्स का। ठीक है। और 1983 पीटीआई टीचर्स का और 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स का। कुछ और भी थे लेकिन हम इन दोनों की सिमिलरिटी बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल। उस विज्ञापन में ये लिखा गया था कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। सिर्फ इतना सी जानकारी दी थी। ठीक है। और उसके बाद जो पहला नोटिस जारी किया, पब्लिक नोटिस जारी किया कि रिटन एग्जाम होगा, वो जो रिटन एग्जाम में हम मिनिमम क्वालिफिकेशन रखेंगे। ठीक है। कि और 3 गुना पदों का 3 गुना हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है। और 25 अंकों का हम इंटरव्यू रखेंगे। ठीक है।
ये पीटीआई की बात कर रहा हूं, वो इससे कोरिलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। जब रिटन एग्जाम रख लिया, इसके साथ पीटीआई के साथ रिटन एग्जाम रखा गया और आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर के साथ एग्जाम रखने के बाद लिया नहीं गया। ठीक है। दोनों के साथ साथ कंपैरिजन करते जाऊंगा। पीटीआई टीचर का एग्जाम लिया गया, लेकिन वो एग्जाम रद्द कर दिया। ये कहा कि 2 स्थानों पर मैल प्रैक्टिस हुई है, इसलिए हम रिटन एग्जाम ये रद्द करते हैं। और फिर ये कहा कि दोबारा एक और नोटिस जारी हुआ कि हम दोबारा ये रिटन एग्जाम लेंगे, और वही जैसे जो पहले तय की थी शर्तें कि वैसे ही हम लेंगे, होती है कि नंबर का होगा 3 गुना बुलाएंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखेंगे 3 गुना में, जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से। ठीक है। लेकिन वो रिटन एग्जाम लिया जाता, उससे पहले फिर एक और पब्लिक नोटिस आ गया कि हम ये रिटन एग्जाम नहीं लेंगे। ठीक है। फिर ये कहा कि हम 8 गुना लोगों को बुलाएंगे। अच्छा। और वो हाँ इंटरव्यू के लिए, और 8 गुना लोगों को बुलाने के बाद फिर उन्होंने फिर एक और फिर फैसला बदल दिया। जब जैसे इसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भी हुआ, वो एकदम से सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। 2008 में फिर इंटरव्यू लिया गया और 2010 में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। वो रिजल्ट क्योंकि उसकी चुनौती भी चली गई थी और आर्ट एंड क्राफ्ट के मामले की भी हाई कोर्ट में चुनौती चली गई थी, लेकिन पीटीआई टीचर्स का फैसला 11 सितंबर 2012 को हो गया। ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के मामले में आरटीआई से जानकारी मांगी तो वो एक बार याचिका यह कह के वापस ले ली थी कि हम अमेंडेड याचिका दायर करेंगे। ठीक है। जिसका फैसला आज आया। ठीक है। 11 सितंबर 2012 का जो जजमेंट था, हाँ, वो जस्टिस एजिम सी का वो जो उसमें दलीलें दी गई, जो कारण दिए गए, वो उस दलील पर कहीं नहीं गए। ठीक है। उन्होंने एंड में सिर्फ ये बताने का प्रयास किया कि क्योंकि सारे डिसीजन जो लिए गए बार बार प्रक्रिया के तहत, हाँ, उन्होंने कहा कि जब एक बार आप डिक्लेयर कर देते हैं कि इस सिलेक्शन के लिए ये प्रक्रिया रहेगी, ठीक है, नॉर्म्स तय कर देते हैं, आप जब तक वो भर्ती पूरी नहीं होती तब तक उस प्रक्रिया को आप बदल नहीं कर सकते। बिल्कुल, नॉर्म्स को नहीं बदल सकते। ठीक है। और क्योंकि इसमें 5 बार ये डिसीजन लिए गए कि हाँ, अब ये कर लिया जाए, अब ये कर लिया जाए, ये अब ये रद्द कर दिया जाए, एग्जामिनेशन रद्द कर दिया जाए, जब वो रिकॉर्ड मंगाया गया कि हमें कमीशन का रिकॉर्ड दिखाओ, रिकॉर्ड पे क्या कहते हैं, तो रिकॉर्ड में पाया कि जो कमीशन के चेयरमैन थे वो केवल उनका डिसीजन था। ठीक है। कमीशन की कोई एज ए होल पूरी मीटिंग नहीं हुई। ठीक है। और उसके मिनट्स नहीं कहीं हुए कहीं पर भी। तो उन्होंने कहा कि ये केवल और केवल मात्र कमीशन जो है वो चेयरमैन की विपत्ति बन के रह गया, और वो उनके वो जो फैसला कर रहे थे, इंडिविजुअल फैसला कर रहे थे, उनके और सेक्रेटरी के बीच में कोई बातचीत होती थी फाइल पे, अन्यथा कोई फाइल नहीं होती थी। और ये क्योंकि जो फैसले लिए गए वो कमीशन के द्वारा नहीं लिए गए, एक व्यक्ति के द्वारा लिए गए। ठीक है। इसलिए मैं इसके और जितने भी इसमें दलीलें दी गई उसके ना जाते हुए, ठीक है, ये कमीशन के ठीक ढंग से इसने काम नहीं किया, ये भर्ती ठीक ढंग से नहीं की गई, इसलिए मैं इसको रद्द करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें आज हाई कोर्ट में फिर वो डबल बेंच में गए, मलिक साहब थे उसमें, वो डबल बेंच ने भी आईजीटी रखा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में उसमें स्टे है, पीटीआई वाली टर्मिनेशन। अभी उसका फैसला भी होगा। ठीक है। बिल्कुल सेम, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में चेंज ये हुआ कि इसमें भी चेंज तो किया कमीशन ने, लेकिन इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं लिया। ठीक है, पहले बता दिया, और जो मार्क्स पहले जब बताया गया था हम 25 इंटरव्यू को लेंगे, जैसे लास्ट में खुलासा हुआ, पीटीआई ने भी वही क्राइटेरिया रखा कि 60 अंक उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के दिए और 30 अंक इंटरव्यू के दिए। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी 60 अंक एकेडमिक क्वालिफिकेशन के दिए और 30 के। दूसरी दफा में फिर हम बताऊंगा, दूसरे बिल्कुल मैं आऊंगा, बिल्कुल क्या क्या और खामियां थी। ठीक है, बिल्कुल। तो हम आंकड़ों के साथ बता रहे हैं आपको कि क्या क्या खामियां रही हैं, किस तरीके से विज्ञापन निकाला जाता है, उस विज्ञापन में क्या क्या शर्तें रखी जाती हैं, उसके बाद कितना बदलाव किया जाता है, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो आप देख सकते हैं बापौती बन गया, जिस तरीके से शब्द आया कि चेयरमैन की बापौती बन गया, कुछ मर्जी करो, वो जायज है। रेखा शर्मा जी, आपके पास आता हूं। आपकी सरकार है, आप निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि जो हाईकोर्ट का डिसीजन है हम उसको मानेंगे, लेकिन जो भी आपके सामने है, मामला पूरा आपके सामने है, क्या देखते हैं कि जो कमीशन है वो अपने तरीके से काम करता है, और जो कमीशन का चेयरमैन है उसको किसी की परवाह नहीं है, जो जी में आता है वो ही कर रहे थे। सर मित्र जी, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले भी और सरकार बनाने के बाद भी ये कहती आई है कि जितनी सर्विसेज में घोटाले किए हैं पिछली सरकार ने, ये सरकार ने और उससे पिछली सरकार ने, ये सारे बंद किए जाएंगे। और आज वो हाई कोर्ट ने एक स्टैंप लगा दी हमारी उस बात पे, और ये जनता के सामने हमने पहले भी रखा था ये यही घोटाले इलेक्शन से पहले, और जनता ने उस पे डिसीजन भी लिया था कि कांग्रेस को बुरी तरह हराया भी है। और हाई कोर्ट का जो आज का फैसला है उसमें
साफ साफ ये पता चल गया है कि ये सरकार ने सिर्फ पैसा बनाने के एक डर्रा बनाया हुआ था, चाहे वो कोई भी सर्विसेज हो। ठीक है। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने अभी वो एक डिसीजन लिया हमारी सरकार ने कि रिटन टेस्ट ही होगा उसमें और सिर्फ पुलिस भर्ती में ही फिजिकल टेस्ट होगा, तो कांग्रेस के लोगों ने बड़ा शोर मचाया, हम गवर्नर के पास जाएंगे जी, हम ये करेंगे। मेरे पिछले एक चैनल पे मुझे भी बुलाया गया। लेकिन ये देखिए कि अब ये कहां तक फैला हुआ था। क्वालिफिकेशन ठीक नहीं थी, लोगों को जो मामला ये था कि 100 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद बोला क्वालिफिकेशन भी ठीक नहीं थी। ये चेयरमैन अपने घर बैठे डिसीजन लेते रहे, बिल्कुल। और उसके बाद ये बताया भी नहीं, फाइल में कोई डिसीजन चेंज का कोई नहीं है, सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट देते रहे वो, और एडवर्टीजमेंट देने से पहले कमीशन में कोई कुछ नहीं हुआ। जबकि कमीशन इज, जैसा इन्होंने भी बताया कि इंक्लूडेड विद द मेंबर्स, कमीशन इज नॉट ओनली द चेयरमैन। ठीक है। तो चेयरमैन ने जैसा बोला कि वो घर का मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी उन्होंने कमीशन को। ठीक है। ये सारे घोटाले कांग्रेस करती आई, और इसी कारण वो आज जिस तरह से वो हारी है, उसका कारण भी यही है। सबसे बड़ा जो ये घोटाले इन्होंने सर्विसेज में किए। शेरवाल साहब, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले हुड्डा साहब हैं, कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हुड्डा साहब, एक बार फिर आपकी सरकार जो थी उसको जिम्मेवार ठहराया गया है, गलत भर्ती की गई। इससे पहले पीटीआई की भर्ती रद्द हुई, ये भर्ती भी उसके साथ हुई थी, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की, इसको भी आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। और उसके लिए मुख्यमंत्री साहब भी कह रहे हैं पिछली सरकार जिम्मेदार थी। कमीशन क्या कर रहा है, सरकार को कोई नजर नहीं थी उस बारे में कि क्या कुछ कर रहा है कमीशन, क्या चेयरमैन उस समय कर रहा था? देखिए, कमीशन ने पूरी ईमानदारी से ये सिलेक्शन किया है। पहले टेस्ट लेने की बात थी, लेकिन बाद में ये निर्णय हुआ कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके 60 नंबर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के होंगे, और जितने 60 नंबर के आधे नंबर इंटरव्यू के होंगे, ये रूल्स हैं। तो ये जो भी कुछ किया है, वैसे कोर्ट का ने जो फैसला किया है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोर्ट का अपना है। ये कह रहे हैं पीटीआई अभी हमारा खिलाफ गया, आज भी पीटीआई नौकरी पे है सारे लोग, और हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। ठीक है। और जो कुछ हुआ है, मैंने अभी चेयरमैन साहब से बात की है। ठीक है। वो कहते हैं कि 1 रुपए का कहीं अगर पाया जाए तो वो सजा भुगतने को तैयार है। लेकिन ये बीजेपी के लोगों की आदत हो चुकी है, हर बात में ये लोग कांग्रेस पे सीटाकशी करते हैं। इनके मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री आज भी जेल में हैं, भर्ती घोटाले में जेल में हैं। आप हरियाणा की बात करें हुड्डा साहब के बारे में, हरियाणा की बात करें, हरियाणा की बात कीजिए। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जेल में हैं, और उन्होंने आरएसएस के लोगों के यहाँ से लोग भर्ती किए हैं, उसके लिए वो। चलिए हुड्डा साहब, मैं आता हूं आपके पास। हुड्डा साहब, मेरे 2 सवाल आपसे जो आप बोल रहे हैं। एक तो ये रूल होता है, ये रूल पहले क्यों नहीं बताया गया, बाद में क्यों ये कहा गया कि इस रूल के माध्यम से हमने भर्ती किया है? दूसरा, आप कह रहे हैं, चेयरमैन साहब कह रहे हैं 1 रुपए की धांधली नहीं हुई इसमें। ऐसा तो फिर इनेलो वाले भी कहते हैं कि हाँ, 1 भी रुपए का हम घपला नहीं किया था, लेकिन आप उनको टारगेट करते थे हमेशा। उनके तो बड़े बड़े नेता जेल के अंदर हैं, तो फिर मैं इसमें यह दलील कौन सी है कि 1 रुपए का घपला नहीं हुआ? ये हमारे पे आरोप लगा रहे थे, मैं उस बात का जवाब दे रहा था। और दूसरा, मैं ये कह रहा हूं आपको कि मैंने पूरा पढ़ा नहीं है जो फैसला कोर्ट का है, पढ़ने के बाद तो मैं बहुत कुछ बताऊंगा। लेकिन बगैर पढ़े मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ किया है बोर्ड ने, वो नियमों के अनुसार किया है। ठीक है। कोर्ट ने जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि वो अकेले चेयरमैन ने कर दिया, बाकी जो बोर्ड के सदस्य थे उन्होंने चेयरमैन को लिखित रूप में दी कि हम आपको पूरी पावर दे रहे हैं। ठीक है। कि आप इस पूरे मामले में आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। मुझसे पहले जो आपने कई लोगों ने कहा कि जी वो चेयरमैन ने अकेला कर लिया, चेयरमैन ने अकेला नहीं किया, चेयरमैन को ऑथराइज किया, पूरे बोर्ड ने ऑथराइज किया है। वो रिटर्न में है हुड्डा साहब, वो किसी फाइल में है जहाँ पे है, फाइल में है। आप वो फाइल कोर्ट को क्यों नहीं दिखाई गई? आप फजूल में भय करते हैं। आप शब्द ठीक यूज करिए, आप शब्द ठीक यूज करिए, लैंग्वेज ठीक करिए। भय करने से वो आप अपनी गलत बात को सही नहीं बता देंगे। आप लैंग्वेज ठीक करिए प्लीज। अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं मैं, अथॉरिटी आज आपकी कांग्रेस को चोर कह रहे हैं,
आप कौन से आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था वो 1 लाख रुपए रिश्वत लेते जेल में गया, 2 साल की जेल काट के क्या आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष? आप अभी देखिएगा, आपकी पार्टी पास साहब है, आप अभी देखिएगा आपकी सरकार से कौन कौन जेल में जाएंगे। चलिए ठीक है, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 साल की ठीक जेल है, काट क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुड्डा साहब मैं आऊंगा आपके पास, हुड्डा साहब मैं आऊंगा। अशोक शेरवाल साहब, आपके तो बड़े बड़े नेता एक मामले को लेकर अंदर हैं, लेकिन ये जो घपले सामने आए हैं, ये जो भर्तियां सामने आ रही हैं, ये कांग्रेस के राज में हुई थी। इससे पहले पीटीआई की भर्ती रद्द हुई है और अब ये आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर्वमित्र जी, मेरे सभी मित्रों ने अपना अपना पक्ष रखा है बड़े विस्तार से। धीमान साहब ने, मलिक साहब ने, हमारी बहन जी बैठी हैं, उन्होंने भी बड़े विस्तार से बोला है। हुड्डा साहब के मैंने विचार सुने हैं। ठीक है। देखिए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, किसी भी वैकेंसी को भर्ती करने से पहले कोई क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। क्राइटेरिया फिक्स हुआ एसएससी के द्वारा। 2006 में जो एडवर्टाइजमेंट की गई उसमें क्राइटेरिया फिक्स किया गया, रिटन टेस्ट और वो सारी बातें तो आ गई सामने। तो फिर उसके बाद 11 जून 2008 को रिटन टेस्ट के लिए लेटर इशू किए जाते हैं, लेकिन 11 जुलाई 2008 को उस रिटन टेस्ट को कैंसिल करके केवल इंटरव्यू कॉल किए जाते हैं। तो ये यानी कि मैं ये सिर्फ इस चीज के इस केस में मैं ये कहना चाहूंगा, पीछे भी पीटीआई भर्ती रद्द हुई है और आज ये रद्द माननीय हाई कोर्ट ने रद्द करी है। ठीक है। तो ये केवल मनमानी ढंग से जिस प्रकार से भर्तियां की गई है, मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछले 10 साल में जो भी कांग्रेस की सरकार में भर्तियां हुई हैं, हमने लगातार उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया है। और अभी तो ये पीटीआई की भर्ती कैंसिल हुई थी, आज आर्ट एंड क्राफ्ट की भर्ती कैंसिल हुई है, अभी देख लेना तहसीलदार की भर्ती भी कैंसिल होगी, नहरी विभाग में जो भर्ती हुई थी वो भी कैंसिल होगी, पुलिस में भर्ती हुई है वो भी कैंसिल होगी। अच्छा। वो सभी संदेह के घेरे में है, सभी की सभी। अच्छा। क्योंकि हमने समय समय पर इंडियन नेशनल लोकदल ने जनता की भावनाओं को समझते हुए पब्लिक के बीच में जाकर के सड़कों पर हमने प्रदर्शन करके हमने एक चेहरा यानी कि प्रदर्शित किया था कांग्रेस का, कि किस प्रकार से मनमाने ढंग से भाई भतीजावाद कम से कम भर्ती कर रहे हैं। हुड्डा साहब मैं बात आ रही, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, क्योंकि हमारे नेता आज जेल में हैं और ये जो केस है इनमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। क्योंकि हमारे नेता जो है वो एक षड्यंत्र के तहत जेल में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद मान चुकी है कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। अच्छा। उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे नेता, क्योंकि आज हमारी जितनी भी 3206 रिक्रूटमेंट हुई थी जेबीटी की, वो आज तक रद्द नहीं हुई है। वो आज भी प्रमोशन लेकर के सरकार की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर मामला दूसरा है। तो यहां पर जिस प्रकार से आज इतनी सख्त टिप्पणी करी है माननीय हाईकोर्ट ने कि एसएससी कोई एक संस्था नहीं बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर के काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इससे जगजाहिर हो जाता है। ठीक है। और मैं तो कहता हूं ये आने वाले समय जो आज डिसीजन दिया है माननीय हाईकोर्ट ने, ये आने वाले समय में ये लीडर्स जो भी हैं या पार्टियां हैं उनके लिए एक आईने का काम करेगी। आईने का काम करेगी, कहीं ना कहीं पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन आईने का काम करती तो नहीं है ना, अपने ढंग से सभी आज इस प्रकार भर्तियां कैंसिल होंगी तो नहीं, अपने लोगों को सभी फिट करते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं, कुछ नहीं है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो बेचारे भर्ती हो जाते हैं, जो योग्य होते हैं। वो इतने साल नौकरी करने के बाद फिर उनको निकाल दिया जाता है। जगबीर मलिक जी, मैं आपके पास आता हूं, आपकी निगाह में कौन लोग जिम्मेदार हैं इस भर्ती में? इस भर्ती के लिए जिम्मेवार सिस्टम भी है और ये कैंडिडेट्स भी हैं। अच्छा। एलिजिबल ना होने के बावजूद भी 2006 में लास्ट डेट थी एप्लीकेशन देने की। 2008 में वो डिप्लोमा करते हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स दे के एप्लीकेशन सबमिट कर दी और उसके बेस पे उनको सिलेक्शन कर लिया। दोनों जिम्मेवार हैं। उन्होंने अपनी भर्ती करवानी थी, गवर्नमेंट ने उनकी भर्ती करनी थी। ठीक है। अब हम तो ये सोचते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हाँ, ये क्या करेंगे। हाई कोर्ट ने एक स्टैंप लगा दी, ये कह दिया कि भाई सिर्फ चेयरमैन ने सारा कुछ किया है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि भाई कोर्ट ने अगर कुछ कहा होगा तो हम कोई कार्रवाई करेंगे। ऑर्डर के अंदर तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है कि क्या कार्रवाई किसके खिलाफ करनी है, सिर्फ सिलेक्शन के लिए कहा है कि सिलेक्शन सेट असाइड।
बट जो पर्सन जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ गवर्नमेंट क्या कर रही है? नहीं वही जिम्मेवार वो चेयरमैन है या फिर और भी है कोई? चेयरमैन अपने लेवल पे क्यों करता? सरकार है। वाई चेयरमैन विल डू एट हिज ओन लेवल? किसी ना किसी के कहने के बाद किया। उसने अपना लड़का थोड़ा भर्ती करना था चेयरमैन। चेयरमैन ने पार्टी के आदमी भर्ती करने थे, रूलिंग गवर्नमेंट के आदमी भर्ती करने थे। रूलिंग गवर्नमेंट जो चला रहा था उसके दबाव में आके उन्होंने किया होगा। तो अब इसको कोई पूछने वाला है? इसको आगे मतलब उस पर भी सवाल खड़े होंगे या ये ऐसे ही चलता रहेगा, बस ये बाहर निकल जाएंगे? ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि पीटीआई की भर्ती भी हुई है कैंसिल, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया? ठीक है, वो गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट हमारी आ गई, इस गवर्नमेंट ने क्या किया? ठीक है डॉक्टर धीमान साहब, बहुत बड़ा सवाल है यहां पर कि जो दोषी लोग हैं, जो जिम्मेवार हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होती है? ये भी हम चर्चा में रख रहे हैं कि जो बाहर निकल गए वो तो निकल गए, लेकिन जो जिम्मेवार लोग हैं उनको क्या कार्रवाई उन पर की जाती है, यह सवाल। लेकिन यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद यही सवाल आपसे फिर लेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर रद्द हुई भर्ती, और भर्ती कौन सी रद्द हुई है ये हमने आपको बताया। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की 816 लोग इस भर्ती को रद्द किया गया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से। डॉक्टर धीमान साहब, मेरा जो सवाल था, जिम्मेवार जो लोग हैं क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, इसमें जो हाई कोर्ट में 2 मामले गए और भी चल रहे हैं, लेकिन 2 मामलों को जिनकी भर्ती रद्द की है, हाई कोर्ट ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की कि इनके लिए इनको जिम्मेवार ठहराया जाए या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। क्योंकि चैलेंज किया गया था, जो याचिका में मांग की गई थी वो ये की गई थी कि हमारे साथ भाई भतीजावाद करके हमारे जो योग्य उम्मीदवार थे उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, इसलिए इस भर्ती को रद्द किया जाए। और क्योंकि कोर्ट में जो मांग की जाती है, कोर्ट उसके ऊपर फैसला देता है, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि भर्ती रद्द की जाती है, आधार बता दिया उन्होंने। लेकिन जहां तक है, एक जो आप इशू उठा रहे हैं बहुत बड़े लार्जर इंटरेस्ट में अगर देखा जाए, ठीक है, कि कितने बच्चों का भविष्य खराब हुआ, कितने बच्चों ने विज्ञापन में के बाद अपने आवेदन दिए थे, बिल्कुल, कितने कब ये आवेदन जारी किए गए, मांगे गए थे, और कब इनका सिलेक्शन हुआ, और कितने साल के बाद वो कौन सी स्थिति में जाएंगे। ठीक है, कुछ भर्तियां सुप्रीम कोर्ट से भी जाके रद्द हुई हैं, और वो मैंने देखा है कि जब वो घरों में अपने 5-5, 7-7 साल की नौकरी के बाद घर गए हैं, एक वजनाल जी के टाइम में जो पुलिस की भर्ती हुई थी वो 2000 में जाके अपने घर गए, कितने बच्चे उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो आत्महत्याएं की थी। मैंने देखा था, लड़कियां भी थी और लड़के भी थे मेरे सामने, उन्होंने मतलब देखा कि क्या हाल हुआ उनका। बिल्कुल, सवाल यह है कि इस सिलेक्शन प्रोसेस को ठीक कैसे किया जाए। हरियाणा में सर्विसेज का मैटर बहुत गंभीर है और आज से नहीं, पहले से चला आ रहा है। पिछले 20-25 साल में देखिए, हर कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसकी सरकार की भर्ती कोई ना कोई रद्द ना हुई हो। बहुत सारी अपहेल्ड भी हो गई, बहुत सारी रद्द भी हुई है। हम कमीशन बनाते हैं, संविधान में बना रखा है कि पहले ये बोर्ड था, इसको 1997 में कमीशन बना दिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, मेंबर और चेयरमैन इसलिए बनाए जाते हैं कि भी आप अपना काम करते रहिए भर्ती का, और ईमानदार से काम करते रहिए। ठीक है, सरकार ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भर्ती के नियम बनाने का अधिकृत कर रखा है। ये हाई कोर्ट ने दोनों ही जजमेंट में देखा कि अधिकृत है। ठीक है, लेकिन ये अधिकृत नहीं है कि आप एक बार नियम बना लीजिए और फिर बीच में उसको बदलते रहिए। ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार तय कर दिया कि जो आप एक बार लोगों को बता दिया कि आपकी भर्ती इसलिए इस तरीके से होगी, तो फिर आखिर तक आपकी वो प्रक्रिया वैसी रहेगी। दोनों ही मामलों में इंटरव्यू के जो पहले रिटर्न के बाद 25 मार्क्स देने थे, इसमें 30 मार्क्स दिए, और उसका खुलासा तब हुआ जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। दूसरा बिंदु, जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, क्योंकि पीटीआई की बात हो रही, वो अब सुप्रीम कोर्ट में, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की बात बताता हूँ। 3 इशू बताता हूँ भाई, 3-4 इशू जो है। ठीक है, एक जो याचिका में लिखा गया, जो उसमें जजमेंट के अंदर भी लिखा है हाई कोर्ट ने, परवेश कुमारी एक 2190 रोल नंबर की है, उसने कुरुक्षेत्र से 2 साल का डिप्लोमा किया। ठीक है, 2008 में डिप्लोमा किया और एलिजिबल ही नहीं थी, लेकिन सिलेक्ट है। ठीक है, सुखवीर शर्मा 744 रोल नंबर है, लास्ट डेट थी 21 अगस्त 2006, उस वक्त उसका क्लियर ही नहीं था डिप्लोमा। ठीक है, और 34 मार्क्स है, जब क्लियर ही हुआ तो 34 मार्क्स थे, जबकि 40 होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन वो सिलेक्ट है। हाँ, फेल था। जय बहादुर के उसने अपने मार्क्स जो है वो ओवरेज था, 43 साल और 4 महीने बीसी का था। ठीक है, वो 43 साल तक की क्वालिफिकेशन थी उसकी एज की, वो 4 महीने ओवरेज था, सिलेक्ट। ठीक है,
रेणु हुड्डा 7245 रोल नंबर है, और प्रेमी 7121 रोल नंबर है। इन्होंने डिप्लोमा ही नहीं किया, वो कहीं और का किया, अंक बड़े कम थे, सिलेक्ट। क्या बात। अनीता काम्बोज, ये लास्ट डेट के 2 साल 5 महीने बाद ही अप्लाई किया इन्होंने, अच्छा, सिलेक्ट। इसके ऐसे ही दलबीर सिंह रोल नंबर 1436, ये मैट्रिक में 42.66% है, 45 लिखा। 12वीं में 42% है, 45% लिखे फॉर्म में। डिप्लोमा में 54% थे, 60% लिखे, सिलेक्ट। ये 2-3 और है, मैं सारा नहीं बताना चाहता, सिर्फ एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूं कि याचिकाकर्ताओं ने जब आरटीआई के तहत सूचना मांगी कि हमारा कुछ लोगों का आपने रिजेक्ट कर दिए हैं, क्या कारण थे उसके, तो उन्होंने कहा जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी उनके हमने रद्द कर दी, उनको सूचना दे दी। तो जब पता लगा इनके एक की जानकारी मांगी, तो ये पता लगा ये अयोग्य क्यों नहीं ठहराए गए। क्या बात है। ये वो कारण थे जिसकी वजह से इस आर्ट एंड क्राफ्ट की सिलेक्शन रद्द करने में हाई कोर्ट के जज ने ये खाली कमीशन का ही फैसला नहीं लिया कि एक जना फैसला करता रहा कमीशन, ये बिंदु भी रखे, जबकि पीसीआई के मामले में वो बिंदु नहीं रखे। उन्होंने कहा मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि जो इसमें दलील दी गई है, कमीशन के चेयरमैन अकेले फैसला करते। एक और बिंदु पीसीआई के टीचर्स बैच जो हुड्डा साहब ने भी इशू उठाया था, कि जब कोर्ट ने कमीशन से रिकॉर्ड मांगा कि जो ये फैसले किए थे आपने क्राइटेरिया चेंज करने के, एग्जाम लेने के, रद्द करने के, वो फाइल दिखाओ। तो उस फाइल के बाद जैसे वो रिकॉर्ड गया तो उसमें वो ये दिखाया गया कि नहीं, खाली कमीशन ने नहीं फैसला नहीं किया, मेंबर्स भी थे साथ में। अच्छा। तो हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी है, ठीक है, कि मेरे को ये लगता है कि जब मैंने ये रिकॉर्ड कमीशन से मांगा, ये उसके बाद तैयार किया गया, क्योंकि इसमें कहीं पर भी वो जो फंसाते हैं होल नहीं है किसी कागज में, और कहीं पर जो फाइल जैसे चलती है उस तरीके की फाइल चलने का कोई प्रक्रिया नहीं है। और केवल हाई कोर्ट को गुमराह वर्ड का तो नहीं प्रयोग किया, लेकिन हाई कोर्ट को बताने के लिए कमीशन पूरा ठीक से काम कर रहा था, 8 मेंबर भी काम कर रहे थे, और इसलिए ये कागज तैयार किया गया, और मैं इसको कंसिडर नहीं करता। ठीक है, तो ये एक बात बड़ी सामने आई थी। ठीक है, आपको पता चल गया, बाय नेम हम बता रहे हैं क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं। डिप्लोमा कोई बाद में लोग करते हैं, उनको कोई ओवरेज है, उनका सिलेक्शन हो गया है, कोई फेल है। लेकिन मैं एक छोटा सा बिंदु और जो आपने उठाया था वो जोड़ना जरूर चाहूंगा, फिर उसके बाद हमारे दूसरे गेस्ट आएंगे। सरकार का काम था सिर्फ कमिश्नर के पास रिक्तियां भेजना, कि इन पे आप प्रक्रिया अपनाओ। ये सारा काम कमीशन ने अपने पास से करना था, इसमें सरकार कहीं नहीं आती। बिल्कुल, ये अगर गलती है तो कमीशन के स्तर, ये कमीशन की गलती है, इसमें कोई शक नहीं। रेखा शर्मा जी, कमीशन की गलती है। कमीशन सरकार ने ही बनाई थी, कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। उसके बाद उसको कैसे चलाना है, कैसे योग्यता बनानी है, कैसे तय करना, ये कमीशन जिम्मेवार है। कमीशन की जिम्मेवार है, वो बोर्ड जिम्मेवार है। इस पर भी क्या कोई कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, और मैं एज अ पर्सन भी सरकार से, मैं खुद भी कहने वाली हूं, और मेरे ख्याल से सरकार खुद भी जाएगी कोर्ट में कि इनके अगेंस्ट कड़ा से कड़े इनको जेल में, जैसे पिछली एक सरकार के बड़े नेता जेल में है, इनको भी जेल में की हवा खिलाई जाए। अगर आते ही सरकार ये कह देती तो कहते जी विंडिक्टिव हो रहे हैं, आते ही ये लेकिन अब तो कोर्ट ने दिखा दिया कि ये गलत काम किया गया है, और इनको जेल में जाना बनता ही है। ये जैसे बोल रहे थे, मैं ये पूछना चाहूंगी, ये कौन सा कानून है कि मेंबर पहले ही लिख के दे दे कि चेयरमैन डिसीजन ले सकता है? फिर मेरे ख्याल से इनके मंत्री भी खुद डिसीजन ले दे, कहते होंगे कि जो सीएम है वो खुद डिसीजन। कि कांग्रेस को आदत है पुरानी कि मैडम सोनिया जो भी डिसीजन ले लें सब वैसे ही चलते हैं। इनकी वो नीचे तक मेरे ख्याल वही परंपरा चलती आ रही है कि सारे लिख के दे देते हैं कि हाँ जी जो ऊपर बैठा है वो डिसीजन ले ले, और वो ऊपर बैठा खाता रहता है, और उसका जो है वो सोनिया तक पहुंचता है, ये सबको पता है। अच्छा। जितना कट है ये हुड्डा जी को भी पहुंचा होगा, और ये ऊपर सोनिया जी को भी पहुंचा होगा। चलिए, हुड्डा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हुड्डा साहब, आपको पता चल गया, हमने बाय नेम बता दिया, और क्या क्या गलतियां कमीशन ने की हैं ये भी हमने आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। क्या अभी भी आप कहेंगे कमीशन ने सही तरीके से भर्ती की थी ये? जी मुझे कह रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हुड्डा साहब आपसे सवाल है मेरा। देखिए, मैं सबसे पहले तो जगबीर मलिक सिंह से एक बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सरकार के लोगों ने करवाया है, क्या मुझे कोई प्रूफ देंगे वो इस बात का कि सरकार ने? हुड्डा साहब, चेयरमैन क्यों करेगा अपने लेवल पे? चेयरमैन को क्या जरूरत पड़ी अपने लेवल पे कुछ करने की? नहीं, मुझे आप बताओ, उसमें अपना लड़का थोड़ा सिलेक्ट करना था।
पूरे हरियाणा को सुना रहे हो, मुझे प्रूफ देना, बगैर प्रूफ क्या क्या बातें कर रहे हैं? ये तो कोर्ट में स्टैंप लगा दीजिए कि चेयरमैन ने सब कुछ किया है। आरोप लगाने से पहले किसने रखा था? आपको 10 बार सोचना चाहिए। चेयरमैन किसका है? बीच के किसी पर आरोप लगा दो। और चेयरमैन किस सरकार ने रखा था? चेयरमैन हमारे हुड्डा साहब रिश्तेदार थे। मनमोहन सिंह भी इसमें जिम्मेवार है। आप प्रूफ दे दीजिएगा ना, आप बताइएगा क्या क्या प्रूफ आपके पास? चेयरमैन हमारे हुड्डा साहब के रिश्तेदार थे, हाईकोर्ट में भी पिटीशन फाइल हुई थी। आप चैनल पे बोल रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है, आप प्रूफ दें। चेयरमैन किसके रिश्तेदार थे? हुड्डा साहब, आप ये बताएं, चेयरमैन किसके रिश्तेदार है? इसमें कहीं जिम्मेदार नहीं है, और आप कह रहे हैं सरकार की तरफ से हुआ है। आप मुझे प्रूफ दें, कौन सा प्रूफ आपके पास? प्रूफ तो कोर्ट ने कर दिया अभी जी। कोर्ट का डिसीजन प्रूफ नहीं है क्या? निरस्त किया है, ये कहाँ का है कि सरकार जिम्मेवार है? आप अपनी तरफ से बीच में फंसा रहे हैं। चलिए, हुड्डा साहब कमीशन जिम्मेवार है, जो हाईकोर्ट का फैसला है कि कमीशन ने गलती की है, लेकिन आप कह रहे थे कि कमीशन ने सही तरीके से भर्ती की है। ये सर मित्र जी, एक बात तो हुड्डा साहब जो कह रहे हैं वो जजमेंट में अगर पढ़ा जाए, हाँ। जजमेंट में गवर्नमेंट की बात कहीं नहीं आती। नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट की बात नहीं है, तो वो तो सारे का सारा कमीशन की बात हाँ, करता है। कमीशन पे है दोष। और मतलब उन्होंने जो इस प्रक्रिया में जो कमियां पाई हैं, वो कमीशन के तौर पे पाई हैं। नहीं, भाई, मेरा सवाल वही है हुड्डा साहब से कि हम सरकार की बात नहीं कर रहे, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि कमीशन को दोषी ठहराया गया तकरीबन की जो गलतियां कमीशन ने की हैं हुड्डा साहब, और हम बाय नेम बता रहे हैं कौन लोग फेल थे, फिर उनको सिलेक्ट किया गया है, कौन एवरेज थे उनका सिलेक्शन किया गया है। क्या ये काम कमीशन का नहीं है, ये देखना नहीं सब कमीशन का? लेकिन ये सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नहीं, वो प्रूफ क्या है? चलिए, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उनका छोड़ दीजिए। क्लैरिफाई कर दिया हमने हुड्डा वो साहब। हमने क्लियर कर दिया कि फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि सरकार जिम्मेदार थी, उसमें तो वो कमीशन जिम्मेदार है। इन्होंने किस आधार पे कहा है चैनल पे? इनको माफी मांगनी चाहिए। वकील साहब को माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। फैसले से ये बात प्रतीत होती है सर। चलिए, आप मेरे सवाल का जवाब दे दिए हुड्डा साहब। मैं पहले तो इनकी बात का जवाब दूं ना, और दूसरा ये बीजेपी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं ये होगा वो होगा, इनको ये तो तानाशाही की भाषा बोल रहे हैं कि इनको जेल में भेजना चाहिए। ये अभी तक वो 3 महीने नई मुसलमान ही अल्लाह पुकारे, अभी 3 महीने तो सरकार को हुए हैं। आप हुड्डा साहब चिल्लाने के अलावा कोई बात मुद्दे की करिए, मुद्दे की बात करिए। चिल्लाना सबको आता है, मुद्दे का एक भी जवाब नहीं दिया आपने। आपके मिनिस्टरों के ट्वीट हो रहे हैं रोज। आप अपनी बात कीजिए। ये कमीशन वाला अगर खाता था तो सबको खिलाता था। आप हमें जेल में भिजवाना चाह रहे हैं, आपकी सरकार को जेल में भिजवाना चाह रहे हैं, वहां कहीं भी नाम जिस नहीं है। दिन पकड़े जाओ उस दिन अकेला जेल में जाए बेचारा। अरे हम जेल में जाने वाले नहीं है, तुम्हारी सरकार में दम नहीं हमें जेल में भेजने का। हमने बड़ी बड़ी देखी है बीजेपी की, देख रहे हैं। हुड्डा साहब आगे आगे देखिए होता क्या। 3 महीने में लोगों ने हवा निकाल दी है, गांव में घुस नहीं सकते आपके लिए, आप एमएलए और आपके लीडर क्या बातें कर रहे हो आप? चलिए हुड्डा साहब, थोड़ा सा इनको सुनाने मुद्दे पर आते हैं। हुड्डा साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने दिया हुड्डा साहब। इनकी बात सर मित्र जी, हमें चिल्लाना नहीं सुनना है, ये मुद्दे की बात करें तो ठीक है। करूंगा। इन्होंने कहा कि इनके मिनिस्टरों को ये इनका देखो ना, इनके ट्वीट हो रहे हैं डेली। नहीं, वो अलग मुद्दा है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं हुड्डा साहब। आपस में लड़ रहे हैं, उस मुद्दे पर हम आपको जोड़ते हैं, आप अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज का हमारा मुद्दा यही है कि ये जो भर्तियां बार बार रद्द हो रही हैं, इनमें जिम्मेवार कौन है? आप कह रहे हैं कि वो चेयरमैन जिम्मेवार नहीं है, लेकिन हमने बाई ने बता दिया कैसे कैसे धांधली हुई है इसमें। जी, मैंने नहीं कहा चेयरमैन जिम्मेवार नहीं है। हम ये फैसले को स्टडी करेंगे ठीक, और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हम। ठीक है। हम इन लोगों को पूरा प्रयास करेंगे कि इनको न्याय मिले, जिनके खिलाफ फैसला आया है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि इसको को अच्छे से वकील को लेके हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, क्या न्याय उनको भी मिलना चाहिए जो लोग फेल थे फिर भी भर्ती हो गए, जो एवरेज थे वो फिर भी भर्ती हो गए? मैं न्याय के पक्षधर हूं। ठीक है, लेकिन आप एक फैसला आ गया, उससे ऊपर भी कोई कोर्ट है? ठीक है। या इसके बाद खत्म है सब कुछ? नहीं, अभी तो 2 चैनल और पड़े हैं, डबल बेंच में जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वो जाएंगे ना, सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए अशोक शेरवल साहब। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपने चैनल पे नहीं करने चाहिए, प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शेरवल साहब आपके पास आते हैं। शेरवल साहब, निश्चित तौर पर, हाँ जी, लेकिन जो आंकड़े बताए डॉक्टर धीमान साहब ने, निश्चित तौर पर ये तो कमीशन का काम होता है देखना कि कौन पास है, कौन फेल है, कौन एवरेज है। ये सब डाटा तो उनके पास होना चाहिए। ये नहीं कि कैंडिडेट ने भर दिया कि मैं 42 साल का हूं, उसकी उम्र 42 साल से ऊपर है तो वो मानी जाएगी। ये सब गड़बड़ियां तो कमीशन के उसमें आती है ना, खाते में। शेरवल साहब, देखिए सर्वमित्र जी, निश्चित तौर पे ये जितने भी
धांधली हुई है, हाँ, इसकी जिम्मेवारी नो डाउट कमीशन को के ऊपर पड़ती है। और जो भी यानी कि अभी दिमान साहब ने बड़े विस्तार से एक कैंडिडेट के बारे में बिल्कुल जो यहाँ पर पोल खोली है, मेरे ख्याल से आदरणीय हुड्डा जी को बोलने के लिए मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ मेरे ख्याल से कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि किस प्रकार से क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी वो सिलेक्ट है, एग्जाम नहीं दिया फिर भी सिलेक्ट है, तो माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट ने तो फिर डिसीजन देना ही था। तो लेकिन यहाँ पर दोहरा मापदंड है। एक तरफ तो अभी हुड्डा साहब कह रहे थे कि भाई सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, केवल कमीशन का रोल है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे नेताओं पे आज तक अंगुली उठाते आए हैं। हमारे केस में क्या है, वहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री मेरी बात पूरी नहीं, प्लीज सुन लीजिए, मेरी बात नहीं पूरी हुई है, मैं बड़े इत्मीनान से बात में बड़े धीरे से बात कर रहा हूँ। आप क्या बात, क्योंकि जब हमने रिक्रूटमेंट जेबीटी की रिक्रूटमेंट हुई थी, हर जिले वाइज कमेटियां बनाई गई थी, उसमें माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का कोई रोल नहीं था। ठीक है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? तो एक तरफ यहां पर तो कहते भी केवल और केवल जो जिम्मेवार है केवल कमीशन है, तो सरकार क्यों नहीं जिम्मेवार? तो हमारे केस में कहते सरकार जिम्मेवार है, तो ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी ड्यूटी जिसमें इन्वॉल्वमेंट बनती है, इसकी भी जांच हो जानी चाहिए, इसकी भी जांच हो जानी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए जी इसके बारे में। और अभी तो देखना जेबीटी का मामला चल रहा है, जो तकरीबन 9000 भर्ती जो जेबीटी का चला था, उसमें 798 के ऊपर एफआईआर दर्ज के लिए जो डायरेक्शन दी है माननीय हाई कोर्ट ने, और डायरेक्टर एलिमेंट हस्बेंड्रीज ने जो अपना स्टैंड अपना पक्ष रखा है, उसमें 6049 जितने भी भर्ती के आवेदन आए थे, तकरीबन 8285 कैंडिडेट की भर्ती होनी थी, उसमें 6049 की अभी भी संदेह के दायरे में। ठीक है। तो इस प्रकार से मैं कहता हूँ सभी की सभी भर्तियां जितनी भी हुई हैं कांग्रेस के राज में, ठीक है, वो सभी संदेह के दायरे में है। और आहिस्ते आहिस्ते तो अभी आज एक फैसला आया है, हाँ। 4 दिन बाद दूसरा आएगा, उसके बाद हो रहेगा सभी। सर मित्र जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये यहाँ अभी दिमान साहब ने भी कहा, हुड्डा साहब भी कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेवार नहीं थी। जब कमीशन ये सब कुछ कर रहा था, तो सरकार क्या सोई हुई थी? क्या सरकार नहीं देख रही थी कि ये धांधलेबाजी चल रही है? अगर सरकार आंखें बंद करके ये कह दे कि मैं जिम्मेवार नहीं हूं, जो कुछ किया है कमीशन ने किया है, तो सरकार भी उसमें पूरी भागीदार है, उनकी सरकार भी। नहीं, बात वही है कि जब कमीशन को पूरे हक दे दिए गए, अब कमीशन अगर वो धांधली करता है निश्चित तौर पर जिम्मेदार उसको माना जाएगा। हाँ, कल को जांच होती है, उसमें अगर कोई इन्वॉल्वमेंट आती है तो हम कह सकते हैं उसको। सरकार क्यों नहीं चेक कर रही थी? सरकार मैं वही कह रहा हूं, जमीन मलिक जी, मैं आपके पास आता हूं। कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है सर, हाँ। कमीशन दबाव में काम करता है। कमीशन नहीं, हाईकोर्ट ने लिखा है कि कमीशन दबाव में काम कर रहा था, ये प्रूव होता है हर सिलेक्शन से प्रूव। नहीं, वो तो जांच होनी चाहिए ना, जैसा कि इनेलो वाले मामले में हुआ कि वो जांच हुई, उसके बाद कुछ ऐसा निकल कर सामने आया। जांच करें तो वो आ जाएगा सर। हाँ, जांच होनी चाहिए। से मैं बिल्कुल प्रदेश के आवाम को ये आवाम को बतलाना चाहूंगा कि वाकई में इस चीज का जो भी कोर्ट का फैसला आया है, ठीक है, बिल्कुल इसमें सरकार भी संदेह के दायरे में है। ठीक है, सरकार की बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये हुई ना बात। चेयरमैन नियर रिलेटिव था भूतपूर्व मुख्यमंत्री का। अच्छा, उनको लगाया गया था वहां पे भर्तियां कराने के लिए। अच्छा, उनको इसलिए स्पेशल लगाया। यस। तो आप ये हुड्डा साहब को बोल रहे थे ये? हाँ, मैं हुड्डा साहब। और जमान साहब आप बताए। 2 बातें हैं। हाँ, बड़ा ये कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ, कमीशन का चेयरमैन मेंबर सरकार तय करती है, कोई शक नहीं। ठीक है। जब एक बार किसको चेयरमैन और मेंबर बना दिया, हाँ, उस कमीशन की फंक्शनिंग में सरकार इंटरफियर नहीं कर सकती, ना लिखित में, मौखिक का कोई प्रमाण नहीं होता। हाँ, मौखिक। ठीक है, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, रेखा जी कह रही है कि सरकार को देखना चाहिए क्या हो रहा है। सरकार का काम कमीशन के काम में दखलंदाजी करना नहीं, सरकार का काम डेवलपमेंट के वर्ष और जो दूसरे फैसले करने तो वो काम होता है। अभी भी बीजेपी की 5 साल की सरकार जो चलेगी, इनके चेयरमैन और मेंबर बनने वाले, बहुत जल्दी बनने वाले, तकरीबन लिस्ट तैयार है। ठीक है। मैं जानकारी के लिए बताऊंगा, जैसे ये भर्ती करेंगे, जैसे 47,000 मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पद देंगे, ठीक है, स्टाफ सेक्रेटरी। सरकार का काम सिर्फ भर्ती की वैकेंसी भेज के, और जब वो सूची वापस सरकार को भेज देते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन चेक करके उसको ज्वाइनिंग कराना। ठीक है, बीच का काम कमीशन का है। नंबर 2 बात, इसमें जो भर्ती रद्द करने के पीछे जो जानकारी और दी है कि 25 अंकों में से जो 30 अंक थे, 30 अंकों में से अगर 25 होते तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, अगर 25 अंक होते तो बहुत सारे लोग इसमें सिलेक्ट ना हो सकते। ठीक है।
30 अंक थे साक्षात्कार के, और उनको इतने ज्यादा अंक दिए गए कि वो जिनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में नंबर कम थे मेरिट में, उनको नंबर ज्यादा देकर उनकी सिलेक्शन होगी। और उसमें एक हाई कोर्ट ने डाटा दिया है कि जो पहले 100 मेरिट में एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो ऊपर के 100 थे, सबसे पहले ऊपर के जो जिसका सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 1 नंबर बनता था, उनमें मात्र जो है कितने सिलेक्ट हुए? 44। 100 में से 44 सिलेक्ट हुए, जो एकेडमिक सबसे ऊपर है। अगले 100 में 24 और 1000 में जो 1000 एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो ऊपर की टॉप के 1000 थे, जिसमें से वो अगर हम देखें तो सिलेक्ट हो सकते थे 816 थे, उसमें से सिर्फ 196 ही सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि उसमें मार्क्स इंटरव्यू में उनको कम दिए। ठीक है। और फिर एक टिप्पणी ये भी की है कि जो सबसे अगर बॉटम पे आया, जो मेरिट लिस्ट बनी है सिलेक्शन की, जो सबसे निचले वाला बच्चा था जो सिलेक्ट हुआ है, उसको इतने ज्यादा अंक दिए गए तब जाके वो सिलेक्ट हो पाया, उसके उसमें बहुत नंबर कम थे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो ये जो आपने जो कहा, एक इशू उठाया है जो आज हमने डिबेट में उठाया कि कौन जिम्मेवार है। हाँ, जिम्मेवार तो जैसे अब जेबीटी वाला जो 3206 जेबीटी टीचर वाला मामला है, हाँ, वो भर्ती वाला मामला जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने रद्द किया वो सिलेक्शन भर्ती की बात। हाँ। लेकिन उसमें जो कारण बताए गए, कैसे कैसे इन्वॉल्व थे, कहां पर क्या हुआ, दराज में रखी थी जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लाहौर में रखी थी वो लिस्ट, कैसे वो बदली गई, वो अलग पार्ट था, वो अलग पार्ट। ऐसे ही इसकी भी अगर कोई जांच करवाई जाए, हाँ, जांच की बात, तो जो कमीशन में वो लोग हाँ, जो एलिजिबिलिटी चेक कर रहे थे, हाँ, वो चेयरमैन तो नहीं कर रहा था, बिल्कुल, वो तो कोई और अंदर हाँ, स्टाफ होगा, हाँ, जो भी है, वो उनकी ड्यूटी बनती हाँ, थी। क्यों उन्होंने गड़बड़ की? क्यों गड़बड़? एलिजिबिलिटी कौन आफ्टर जो सबमिशन थी उसके 2 साल के बाद अप्लाई कर रहा है, बैक डेटे में कर रहा है, हाँ, वो कौन जिम्मेवार था? तो इसकी अगर उस तरीके से जांच की जाए तो टेक्निकल ग्राउंड में हम देख सकते हैं इसके लिए जिम्मेवार पाए जाएंगे लोग, पाए जाएंगे, और ये क्लीनलीनेस जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हुड्डा साहब, मेरा आखिरी सवाल, सरकार ने, बीजेपी सरकार ने देखा जी इस बात का क्रेडिट लेंगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, पुलिस की भर्ती में तो इंटरव्यू खत्म कर दिया, और अब सारे ग्रुप बी और सी से इंटरव्यू रख दिया है कि 10% हुए। ठीक है, ठीक है। हुड्डा साहब जवाब देने के क्वालिफाई ही नहीं है। अगर सरकार जिम्मेवार नहीं है तो ये किस उस पे क्वालिफाई? ठीक। हुड्डा साहब, मेरा एक कॉमन सवाल आपसे है, ये सभी सरकारों से ही है, कि एक तो सबसे पहले मेरा यह सवाल है कि आप भी चाहते होंगे कि जांच होनी चाहिए, जिसने भी खराबी की है, जो भी जिम्मेवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, हर सरकार में ये ऐसा देखने को आ रहा है, आपको नहीं लगता कि इसके लिए खामियाजा आम जनता, आम जो कैंडिडेट है उनको भुगतना पड़ता है? इतने साल नौकरी करने के बाद बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं जो योग्य होते हैं। इसके लिए कुछ वाकई में ही पारदर्शिता होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नजर नहीं आती हमें किसी भी भर्ती में। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उनको फुल पावर है, वो किसी प्रकार की भी जांच कर सकते हैं, कौन उनको रोकेगा? ठीक है। और वो करे कार्रवाई, हम तो कहते करें, कायदे कानून के हिसाब से कार्रवाई करें, और जबरदस्ती करेंगे तो हम सड़कों पे आएंगे। लेकिन क्या है कि ये लोग हमें सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं, और ये मैडम इनकी जो बीजेपी की प्रवक्ता है, इनको तो ये नहीं पता कि सरकार क्या चीज है और कमीशन क्या चीज है। आपको पता है तो फिर आप तो जवाब देने लायक नहीं है, यहाँ कमीशन को जवाब देना चाहिए। सर मित्र जी, पता तो है नहीं, इनको जवाब नहीं देना चाहिए, यहाँ पे कमीशन को जवाब देना चाहिए। जो दीवान साहब ने कहा है कि सरकार का काम, तो ये आपकी सरकार भी यही काम करेगी। कल को आपकी सरकार के खिलाफ दिया जाएगा तो हम आपकी सरकार को दोषी नहीं ठहराएंगे, कमीशन को दोषी ठहराएंगे, या जो भी उसमें कोर्ट जिसको भी आप ठहराएगा दोषी। अब इस सरकार जिम्मेवार होती है, लेकिन लोग वकील साहब सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए अच्छा हुड्डा साहब, सरकार का नाम ले रहे हैं। हुड्डा साहब, मेरा एक सवाल, कॉमन सवाल है, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सारी सरकारें आप देखते आए हैं, आपको नहीं लगता कि निश्चित तौर पर कमीशन पर दबाव होता है सरकार का? मानेंगे इस बात को? कहीं प्रूव है नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं सभी सरकारों की, कि सरकार ने ऐसे ऐसे दबाव डाला है, तो अंदाजा लगा ले दबाव डाला होगा, वकील हो गया, ऐसी बातें नहीं, मैं पर्टिकुलर इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे पूछ रहा हूं आपसे कि कमीशन पर सरकार का दबाव तो होता होगा ना? बिल्कुल दबाव नहीं होता, कमीशन इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और कोई दबाव नहीं होता, और हमने मेरिट से भर्ती किए हैं, ठीक है, कोर्ट ने हमारा फैसले को गलत मान लिया, हम अगली कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है।
चलिए आप तो कमीशन में थे जो हम कह के बात कर रहे हैं। समय हो गया, बिल्कुल समय हो गया। तो ये कल का मामला है कि कोर्ट में जाएंगे, आगे स्टे मिलेगा, या उसके बाद क्या सरकार जांच बिठाती है इस मसले पर कि वाकई में दोषी कौन था, जिम्मेवार कौन था, क्या उसको सजा मिलेगी। निश्चित तौर पर जिम्मेवार जो लोग हैं उनके नाम भी सामने आने चाहिए, कहां कहां गड़बड़ी हुई है, ताकि कल को सभी लोग सोचें कि अगर हम यहां गलती करेंगे तो उसकी सजा हमें भी मिलेगी। यहां पर सिर्फ भुगतभोगी वो लोग नहीं है जो योग्य हैं और वो भर्ती हो गए। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहे एवं तहलका हरियाणा के साथ।